Okay, so we were discussing that how educational research is important. ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च कैसे important है। तो जब भी हमारे पास जो रिसर्च है, रिसर्च ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनको फिर इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। जो भी हमारी एजुकेशनल इश्यूज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, टेंटामेंट स्टेटमेंट होता है, ठीक है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फिर उसकी बुनियाद पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और फिर हम उस डेटा या एविडेंस जो हमने लिटरेचर रिव्यू से कलेक्ट किया होता है उसको हम एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के बाद हम उस पर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि क्यों हमारा प्रॉब्लम हुआ और उसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एजुकेशनल जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एजुकेशन में जितने भी स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, उन सब का अंदाजा तभी आपको हो सकता है जब आप अपने माशरे में, अपने अपने इर्द गिर्द अपने जो एजुकेशनल इश्यूज हैं उन सबको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आप उनको कोशिश करते हैं कि आप अपने उनको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। सेकेंडली, पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, पर्पज क्या है इसका? पर्पज ये है कि टू सॉल्व एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, यानी आपके सिस्टम में जो भी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स मौजूद है, आया वो माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम है या मैक्रो लेवल के प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है जो आपके सिस्टम को जो है ना वो हाईजैक कर चुका है या आपके सिस्टम को प्रमोट होने नहीं दे रहा है या आपकी एजुकेशन की जो एडवांसमेंट है उसको रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोशल जो रिसर्च है उसका काम लेते हैं। आप टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करवाने के लिए, आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे टीचर्स की जो रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है उनको इम्प्रूव की जा सकती है, किस तरीके से उनको गाइड किया जा सकता है, किस तरह उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। फिर आप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसके जरिए से आप क्या करते हो, आप उनको मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पॉलिसीज देते हो, मुख्तलिफ टास्क और एजेंडाज देते हो, जिसके जरिए से आपको पता चलता है कि आपकी पॉलिसीज जो है वो सही साबित हो रही है या गलत साबित हो रही है। ठीक है, और फिर जब आप रिसर्च ओवरऑल कंडक्ट करवाते हैं उसको फिर आप या तो इंडक्ट करते हैं या डिडक्ट करते हैं। इंडक्ट ये है कि एक बड़े पैमाने पर आपने रिसर्च किया और उस रिसर्च को आपने एक स्कूल पे लाकर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये इंडक्शन है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। और दूसरा होता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी आपने एक स्कूल पर रिसर्च किया और इस रिसर्च को आपने कोयटा में तमाम स्कूलों पर जनरलाइज कर दिया, तो ये डिडक्शन है। तो आप जब भी कोई रिसर्च करते हो तो आप आखिर में उसकी रिपोर्ट राइटिंग करते हो, उसका जो कंक्लूजन या जो उसका रिजल्ट्स होते हैं, तो उसको फिर आप मजीद जो है ना एजुकेशनल फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, अच्छा, कुछ एजुकेशनल रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आप उसको जो है ना जरूर आप उसको में इनकॉर्पोरेट करें अपने रिसर्च में, ताकि जब आप इन ऑब्जेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तब ही आपके पास एक अच्छा और पॉजिटिव आपके पास फीडबैक आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक, कि आपका जो रिसर्च होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास आता है। आप क्या करते, आप जो है ना सिस्टम को, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करते हैं कि आप क्यों जो है ना रिसर्च कंडक्ट करवाना चाहते हैं, किस तरीके से करवाना चाहते हैं। फिर ये सिस्टमेटिक भी होता है कि इसके बाकायदा इसके प्रोसेसेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है ना डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद डिजाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फिर आप रिसर्च रिव्यू लिटरेचर करते हो, लिटरेचर रिव्यू के बाद आप जो है ना फिर डेटा कलेक्शन करते हो, डेटा कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, उसके साथ साथ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिजाइन करते हो कि आपने कौन सा रिसर्च का मेथड इस्तेमाल करना है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड, या इस तरीके से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस करते हो, डेटा एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स प्रमोट करते हो। तो ये सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। ठीक है, तो एजुकेशनल रिसर्च इसके ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स को क्लेरिफाई करता है। सेकेंडली, ये सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को समझता है और उसको अपने माशरे में इंकॉर्पोरेट करता है। इट इज एम्पेरिकल एंड रेप्लिकेबल। एम्पेरिकल ये है कि इसमें हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, हमारे पास नॉलेज आ जाती है, हमारे पास डेटा आ जाता है। उन डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने आप, अपने बारे में, अपनी डेवलपमेंट के बारे में या अपने तमाम
जो आइडियोलॉजीज होती हैं उनके बारे में, जो भी हमने वर्कआउट किया होता है उसके बारे में हमें अपने तमाम इंपेरिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है। फिर रेप्लिकेबल होता है, रेप्लिकेबल इन द सेंस के इन चीजों को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब एक रिसर्च को दूसरे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक रिसर्च को मुख्तलिफ जगहों पर रिपीट किया जा सकता है फॉर वैलिडिटी। ठीक है, तो आप इसलिए उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हो, उसको कॉपी भी कर सकते हो मुख्तलिफ इदारों में। ठीक है। फिर लॉजिकल और एनालिटिकल होता है, मतलब ये लॉजिक की बुनियाद पर होता है। ऐसे नहीं है कि बस किसी ने हवा में तीर मारा और एक रिसर्च कंडक्ट हो गया, नहीं, ये इसके लिए पूरा जो है ना स्टडी किया जाता है, सारा इसके लिए वर्कआउट किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एनालिटिकल स्किल्स होते हैं वो उसको मजीद सपोर्ट करते हैं, और आपका जो रिसर्च होता है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव होकर आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिकमेंडेशन और सोल्यूशंस सजेस्ट करता है। और आपके ये नॉलेज आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी रिफाइन करता है, और आपके पास जो नॉलेज अभी तक डिस्कवर नहीं होती उसको भी सपोर्ट करता है कि किस तरीके से आप उनको यूज करते हुए अपने मास्टर में आप डेवलपमेंट या लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इफ नॉट प्लीज ड्रॉप इन यस ताकि हम आगे चलें। ओके, नाउ स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मतलब एजुकेशनल रिसर्च को आप कहाँ कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। आप एजुकेशनल रिसर्च को मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्च कर सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कि आपका करिकुलम किस किस्म का होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्या उसमें कौन कौन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर इसी के साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए हो सकता है कि आप किस तरीके से टीचर स्टूडेंट से रिलेशनशिप डेवलप करते हो, आप किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज करते हो, उनकी डेकोरेशन के बारे में आप किस तरीके से आप किस तरीके से उसको इफेक्टिव बना सकते हो, किस तरह लर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये तमाम आपके पास क्या आता है, आप एजुकेशनल रिसर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप जो स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हो अपने क्लास में, आप डिजाइन करते हो किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग का जो मैकेनिज्म है उसको अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दरमियान रिलेशन अच्छा कायम किया जा सकता है, हाउ they can be taught more to construct more positive and reliable relationship। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं, ये एजुकेशनल रिसर्च में जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो रिसर्च होता है वो आपको गाइड करता है, वो आपको रोड मैप प्रोवाइड करता है, वो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपने किस चीज को यूज करते हुए आपने पॉलिसीज बनानी है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप मुख्तलिफ फील्ड में एजुकेशन में रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की तरफ कि क्या क्या टाइप्स है रिसर्च के। रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स हैं। अपने एक तो ये है कि नॉलेज के हवाले से मुख्तलिफ टाइप है, और एक डिजाइन या टेक्निक के मुताबिक मेरा टाइप है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला टाइप है रिसर्च का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आपके पास जो नॉलेज होता है उस नॉलेज की बुनियाद पर आपके रिसर्च को गाइड किया जाता है। सबसे पहला आपके पास है प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च एक ऐसा टाइप ऑफ रिसर्च होता है जिसमें कोई भी रिसर्चर या कोई भी शख्स अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए रिसर्च करता है। यूजुअली आपने देखा होगा एम्स टू एक्सपेंड नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन, मतलब इस नॉलेज को वहां पर एप्लीकेट नहीं किया जाता, इसको फंक्शनलाइज नहीं किया जाता, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता आपके माशरे में। रादर क्या होता है, इंसान अपनी नॉलेज के लिए करता है। इसकी सिंपल आप मिसाल ये ले लें कि जैसे हम मास्टर्स करते हैं या एमफिल करते हैं, तो उसमें अक्सर हमारे पास जो टीचर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि आप एक रिसर्च करें, आप एक प्रोजेक्ट करें, और उस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हो, आप अपने नॉलेज में इजाफा करते हो। ठीक है। और फिर आपको बाद में डिग्री मिल जाती है। तो आपने उसको जो आप स्टडी करते हो, वो स्टडी करने से आपका अपना नॉलेज में इजाफा होता है। ठीक है। तो एक तो ये प्योर रिसर्च है। तो इस किस्म की नॉलेज जो आप अपने नॉलेज के लिए करते हो, जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हो, उसे हम कहते हैं प्योर रिसर्च। फिर आपके पास आया अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ज्यादातर इस तरह के जो रिसर्चेज होते हैं वो आपका जो एनजीओ होते हैं, या आपके जो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स होते हैं, या आपके जो एनजीओ हैं, आईएनजीओ हैं, या बड़े बड़े जो इदारे होते हैं जिनका काम रिसर्च करना होता है, वो आपसे रिसर्च करवाते हैं। कभी कभार वो आपको पे करते हैं उसके लिए,
या फिर आप खुद उस रिसर्च करते हो और उसको आप फिर इम्प्लीमेंट करते हो किस पे, अपने पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। तो अप्लाइड रिसर्च ये होता है कि आप उस नॉलेज को, ज्यादातर ये यूजुअली इस तरह होता है कि एनजीओ, आई एनजीओ या गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं वो आपको फाइनेंस देते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और इसको यूज करते हुए आप रिसर्च करते हैं, और इस रिसर्च को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उनको रिजल्ट और फाइंडिंग दे देते हैं, और फिर वो उस फाइंडिंग का इस्तेमाल करते हुए वो अपने माशरे में या अपने एजुकेशन की फील्ड में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेथोडोलॉजी के हवाले से है ना, वो तो नॉलेज के हवाले से ऊपर हमारे पास प्योर और अप्लाई रहा है। मेथोडोलॉजी के हवाले से जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास ब्रॉडली जो है ना वो टू टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी कहते हैं तादाद को, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा, स्टेटिस्टिक्स, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जिसमें अक्सर आपके पास जो डेटा आता है ना वो स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर आता है, वो न्यूमेरिक्स की बुनियाद पर आता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर आता है। तो आप क्या करते हो, आप उस डेटा को फिर इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रेट करने के बाद बार या ग्राफ के जरिए से आप उसको इम्प्लीमेंट करवाते हो, और उसको फिर स्टूडेंट्स को या टीचर्स को जो है ना, या जो उनके साथ गाइड करते हो कि भाई किस तरीके से आपने रिसर्च करना है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादातर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करते हैं, नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपने रिसर्च को कंडक्ट करते हो। दूसरा आपके पास है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग इंटरव्यूज, केस स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हर चीज की डिटेलिंग की जाती है, डिस्क्रिप्शन की जाती है। तो इसमें आप क्या करते हो, आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा भी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है, और आप फिर जब उसको एक्सप्लेन करते हो तो वो भी जो है ना आप डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है, आपका जो हर चीज जो होता है वो इंटरप्रिटेशन में आ जाता है, आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। जो भी चीज आप, फॉर एग्जांपल आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो आप उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने अल्फाज में शेयर करते हैं। और फिर एक जो आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, दैट इज नोन एज मिक्स्ड मेथड। क्योंकि कभी कभार कहीं ना कहीं लिमिटेशन रह जाती है, कहीं पर फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत पड़ती है, कहीं पर डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप प्योरली या क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या हो जाता है, ऐसी सूरत में आपके पास बहुत सारे जो है ना इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, या जो लेटेस्ट या जो चल रहा है, दैट इज mixed method. Mixed method क्या है? Mixed method is the mixture of both the qualitative and qualitative and the quantitative one। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि आप डेटा डेटा भी आप उनको देते हैं, और स्टेटिस्टिक्स भी देते हैं, और स्टेटिस्टिक्स के साथ साथ आप उनको उसकी डिटेलिंग भी करते हो। तो इस किस्म के रिसर्चेज जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम mixed methods कहते हैं। So I hope qualitative, quantitative and mixed methods and these type of researches are clear to everybody. Sami, Dawood, I hope it's clear. If yes, drop me yes ताकि हम आगे चलें। Okay. Now, what is the importance of educational research? Educational research की importance क्या है? ठीक है। इसकी बहुत सारी importance है। Its importance cannot be denied। ठीक है। सबसे पहला, इट इम्प्रूव टीचिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जो भी रिसर्च होता है वो हमारे टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करवाता है, ये हमें एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज देता है, ये हमारे टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करवाता है, स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करवाता है। तो इसलिए जो रिसर्च होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर एजुकेशनल फील्ड में, जिसकी मदद से हम अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को जो है ना हम इनकाउंटर कर सकते हैं, और उनके मुताबिक फिर हम मजीद डेवलपमेंट ला सकते हैं। फिर इट इन्फॉर्म्स पॉलिसी डिसीजन। मतलब ये पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म करता है कि यार ये हमारे इश्यूज हैं, और इस चीजों पर आप थोड़ा सा काम करें और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। तो हेल्प पॉलिसी मेकर्स डेवलप इन्फॉर्म इफेक्टिव पॉलिसीज दैट एड्रेस एजुकेशनल चैलेंजेस। देखिए, आप जब प्रिंसिपल के तौर पर होते हैं, तो आप अपने स्कूल में जब रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ऑन ग्राउंड कौन कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं, और फिर यही प्रॉब्लम्स आप अपने स्टेक होल्डर्स, आप अपने ऑफिस होल्डर्स उनके साथ शेयर करते हो। तो जब आप उनके साथ शेयर करते हो, तो फिर आपको एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, तो वो पॉलिसी बनाकर आपको दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उनको गाइड करते हैं, और इस रिसर्च के जरिए से उनको पता चल जाता है कि किस चीज पर हमने पॉलिसीज बनाई और बनानी है, और किस तरह बनानी है। फिर हमारे पास इनहेंसेस स्टूडेंट लर्निंग।
रिसर्च हमें जो है ना स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी प्रमोट करवाता है, ठीक है। ये इफेक्टिव आइडेंटिफाइज इफेक्टिव इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड वेलबींग। मतलब ये कई कभी कभार हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा नहीं सीख रहे होते या प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है ना इंटरवीन करते हैं, आप उसमें मुदाखलत करते हैं और फिर आप उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करवाते हैं। इट एडवांसेस द नॉलेज, ये इंसान के नॉलेज में भी इजाफा करता है, ठीक है। मतलब एजुकेशन के रिलेटेड या जो है ना साइंस के रिलेटेड या कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है उन सब के साथ उन सबको प्रमोट करवाता है, उन सबको एड्रेस करवाता है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपने नॉलेज में इजाफा कर सके। जो भी एजुकेशनल चैलेंजेस होते हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट्स एंड ऑफर सॉल्यूशंस टू प्रेसिंग इश्यूज लाइक अचीवमेंट गैप्स, ड्रॉप आउट रेट्स एंड एजुकेशन इनइक्वालिटीज के भाई जो भी हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं और उन सबको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, जो चैलेंजेस या आ रहे हैं उनको उनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, या जो ड्रॉप आउट रेट आ रहे हैं वो ड्रॉप आउट को कैसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इसकी इन चैलेंजेस को काउंटर करने में। फिर हमारे पास है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारे रिसर्चेस हमारे बहुत हेल्प आउट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको अपने अपने माशरे में अपने आसपास जो है ना प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हैं। हमारे टीचर्स की जो है इंसाइटफुल वो कर सकते हैं, उनको टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल हो और टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सके। ये हमें इट प्रोमोट्स इनोवेशन, जो रिसर्च होता है वो नए नए रिसर्च हमें नई नई जरूरियात और चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट और इन्वेंशन और इनोवेशंस के लिए हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इट इनकरेजेस द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस, टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल। मतलब भैया हमें बताता है कि किस तरीके से एक जो डिस्कवरी हो चुकी है, एक पॉलिसी बन गई, उसमें इनोवेशन, उसमें जिद्दत किस तरह लेकर आनी चाहिए, उसमें मजीद डेवलपमेंट किस तरह लाई जा सकती है। तो इनोवेशन के लिए, लाइफस्टाइल के इनोवेशन के लिए, टीचिंग मेथोडोलॉजीज के इनोवेशन के लिए, सबके लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। इट इवेलुएट्स इफेक्टिवनेस के कितना इफेक्टिव है, कितनी जो पॉलिसीज आपकी बनाई है, जो प्रोग्राम्स आपने बनाई है, जो इंटरवेंशन आपने की है, उसका फायदा कितना है, क्या वो आपको फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस भी आपको बताती है। ये क्रिटिकल थिंकिंग भी ग्रो करवाती है कि जो है ना स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जो है ना क्रिटिकली सोचे, उनमें एक अच्छा और पॉजिटिव जो है ना नॉलेज उनमें आए, जिसकी वजह से वो अपने नॉट ओनली इन एजुकेशनल लाइफ बट आल्सो इन द प्रैक्टिकल लाइफ जो भी उनके सामने इश्यूज आते हैं उन सब इश्यूज को जो है ना काउंटर कर सके और अपने नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक उनको मोल्ड कर सके। इट इम्प्रूव्स एजुकेशनल आउटकम्स, ये एजुकेशनल आउटकम को भी प्रोमोट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स जो कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करवाते हैं, उनके बैकग्राउंड को डेवलप करवाते हैं, जो उनमें जो वीकनेसेस होते हैं उन पर वर्कआउट करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हो सके। और ये जो रिसर्च होता है ये इटर्नल इन नेचर होता है, मतलब इसमें इनोवेशन आती रहती है, लेकिन ये जो है ना हमेशा स्टडीज को प्रमोट करता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लर्न थ्रू आउट देयर लाइव्स, इन्फॉर्मिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएटिव। मतलब यहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकती हो और उनको किस तरह आप अपने जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और इंसान को जो है ना मुहासबत भी सिखाती है, अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करती है, ठीक है। तो कि किस तरीके से आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, आप अपना एजुकेशनल लेवल दूसरे एजुकेशनल लेवल के साथ कंपेयर करते हो, कंट्रास्ट करते हो, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो। तो ये तमाम चीजें हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च की जो सिग्निफिकेंस है वो उसमें शामिल है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ।